हेलो फ्रेंड्स, ये डार्क साइकोलॉजी सीरीज का 6वां वीडियो है और आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मनोवैज्ञानिक हेरफेर की कला, यानी कि अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो द आर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। और आज मैं जिस मैनिपुलेशन टेक्निक को डिस्कस करने वाला हूँ उसका नाम है गैस लाइटिंग। ये मैनिपुलेशन का सबसे खतरनाक तरीका है, लेकिन ये काम काफ़ी स्लो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो असर होता है वो धीरे धीरे होता है, लेकिन अगर किसी मैनिपुलेटर ने इस टेक्निक का प्रयोग किसी पर कायदे से कर दिया ना, तो उस इंसान को पागल तक किया जा सकता है। इसमें इंसान अपनी याददाश्त, अपने दृष्टिकोण और उसके जीवन की जो रियलिटी होती है उस पर भी डाउट करने लगता है, यानी कि शक करने लगता है। इसको मैं एक उदाहरण से समझा देता हूँ। मान लो आपके किसी फ्रेंड ने आपसे बदतमीजी से बात करने की कोशिश की, आपकी इंसल्ट की, लेकिन किसी वजह से आपने उस दिन उसे टोकना ठीक नहीं समझा। लेकिन जब कुछ महीने बाद उस फ्रेंड से दोबारा मुलाकात होती है और आपने उसे उस घटना की याद दिलाई, तो अगर आपका दोस्त मैनिपुलेटर होगा ना, तो उस घटना को डिनाई कर देगा और आपसे कहेगा कि नहीं यार, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, और करने की बात छोड़ो, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। लेकिन अगर मेरे से कोई गलती हुई हो जाने अनजाने में, तो मुझे माफ कर देना। जैसे ही आपका दोस्त आपसे ये बातें कहेगा, आपके मन में थॉट्स आएंगी कि शायद उसने उस दिन गलती से आपकी इंसल्ट कर दी होगी, शायद उसका इंटेंशन ऐसा नहीं रहा होगा। अगर आपके मन में ऐसी थॉट्स आ चुकी हैं तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप गैस लाइट हो चुकी हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपको पता था कि आपके दोस्त ने जानबूझकर आपकी इंसल्ट की, लेकिन जैसे ही दोस्त ने कुछ बातें कही, आपके दिमाग में क्या आ चुका है कि शायद गलती से उससे ऐसा हो गया होगा। ये तो बस उदाहरण है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो नॉर्मल लेवल की गैस लाइटिंग होती है ना, वो हमारे साथ होती रहती है, चाहे हम खुद को कितना भी स्मार्ट समझें। तो चलिए अब मैं और आगे बढ़ता हूँ और आपको समझा देता हूँ कि ये जो गैस लाइट शब्द है ये आया कहाँ से। 1938 में ब्रिटेन में एक नाटक खेला गया जिसका नाम था गैस लाइट, और आगे चलकर 1943 में इसी नाम से, बोले तो गैस लाइट नाम से, एक मूवी भी बनती है। तो मैं इस मूवी की कहानी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि एक घर होता है और उस घर में सिर्फ 2 इंसान रहते हैं, हस्बैंड और वाइफ। जो वाइफ होती है ना, वो हस्बैंड पर पूरे तरीके से डिपेंडेंट होती है और साथ में अपने हस्बैंड पर ट्रस्ट भी बहुत ही ज़्यादा करती है। लेकिन जो हस्बैंड होता है ना, वो बहुत ही शातिर और एक मैनिपुलेटिव इंसान होता है। तो उसके दिमाग में ये आया कि क्यों ना वाइफ को यह एहसास दिला दिया जाए कि वो पागल हो चुकी है या फिर पागल हो रही है। तो उस घर में थी एक गैस से जलने वाली लाइट, यानी कि गैस लाइट। तो हर रात को हस्बैंड क्या करता है कि उस लाइट को धीमी करता, तेज करता, धीमी करता, तेज करता। और जब वाइफ ये देखती कि लाइट धीमी तेज हो रही, तो हस्बैंड से पूछती कि जो गैस लाइट है ये धीमी और तेज क्यों हो रही। तो हस्बैंड कहता, कहाँ धीमी तेज हो रही, जल तो रही ठीक से। और ये जो घटनाएं हैं कई महीने तक चलती रही। हर बार जब लाइट धीमी तेज होती, वाइफ उससे पूछती, तो हस्बैंड उस घटना को सिरे से नकार देता और कहता कि लाइट ठीक से जल रही, शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा और तुम पागल हो रही। अब वाइफ के पास और कोई इंसान था नहीं जिससे कि वो कंफर्म कर पाती, और साथ में वो हस्बैंड पर पूरे तरीके से ट्रस्ट भी करती थी। तो उसके दिमाग में ये बैठने लगा कि शायद वो पागल हो रही, और धीरे धीरे वो पागल हो भी गई। तो यहाँ से शब्द आया है गैस लाइटिंग। और हाँ, ये मूवी शायद आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, लेकिन इंग्लिश में होगी। अब हम ये जान लेते हैं कि गैस लाइटिंग के लिए बेस्ट कंडीशंस कौन सी होती हैं। अगर किसी रिश्ते में पावर का इम्बैलेंस है, तो वहाँ पर जिस इंसान के पास पावर होगी वो अपने पार्टनर को बड़ी आसानी से गैस लाइट कर सकता है। इसको मैं हस्बैंड वाइफ के उदाहरण से समझा देता हूँ। मान लो जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड पर पूरे तरीके से डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर जो हस्बैंड होगा ना, वो बड़ी आसानी से अपनी वाइफ को गैस लाइट कर सकता है। कैसे, समझो जरा। सबसे पहले जो हस्बैंड है ना, अपनी वाइफ से छोटे छोटे झूठ बोलना शुरू करेगा। वाइफ को पता चल जाएगा कि उसका हस्बैंड उससे झूठ बोल रहा, लेकिन फिर भी उसे इग्नोर करेगी, क्योंकि वो अपने हस्बैंड पर पूरे तरीके से डिपेंडेंट है। और साथ में जो वाइफ है वो खुद को ये भी समझाने का प्रयास करेगी कि छोटा सा तो झूठ है, इग्नोर करो। लेकिन ये झूठ बढ़ते चले जाएंगे। फिर क्या होगा, जब हस्बैंड के झूठ बढ़ते जाएंगे तो एक दिन वाइफ को गुस्सा आ जाएगी और वो अपने हस्बैंड से बोल देगी कि तुमने उस दिन उससे झूठ क्यों बोला था।
तो फिर हस्बैंड पता है क्या करेगा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मना कर देगा और कहेगा कि उसने कोई भी झूठ नहीं बोला था, और हो सकता है साथ में अपनी वाइफ पर चिल्ला भी दे। फिर जैसे ही ये होगा ना, वाइफ तनाव में आ जाएगी, क्योंकि वो जिस इंसान पर पूरे तरीके से डिपेंडेंट थी उससे भी एक दूरी बनती नजर आ रही। अब आगे हस्बैंड जब भी कोई झूठ बोलेगा ना, तो वाइफ उसे इग्नोर करने लगेगी, क्योंकि उसे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, और साथ में अगर उसने उस झूठ का विरोध किया तो बदले में जो उसे तनाव झेलना पड़ेगा उससे भी वो बचना चाहेगी। और फिर धीरे धीरे वो हस्बैंड के बड़े बड़े झूठ को भी एक्सेप्ट करने लगेगी। कुल मिलाकर हस्बैंड ना धीरे धीरे अपनी वाइफ पर पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल दबाव बना चुका होगा, और धीरे धीरे वाइफ अपने हस्बैंड के सारे झूठ को एक्सेप्ट करने लगेगी। कहने का मतलब हस्बैंड के झूठ ही उसके जीवन की सच्चाई बन जाएंगे। इसको मैं एक और हस्बैंड वाइफ के उदाहरण से समझा देता हूँ। मान लो एक हस्बैंड है जो बहुत कोशिश कर रहा, लगातार प्रयास कर रहा, लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद भी वो फेल होता जा रहा, और धीरे धीरे जो उसका कॉन्फिडेंस है वो गिरता जा रहा। तो अगर उसकी वाइफ सातिर होगी तो वो अपने हस्बैंड को बड़ी आसानी से अपने कंट्रोल में कर सकती है। तो फिर वो सबसे पहले क्या करेगी, हस्बैंड को अपनों से आइसोलेट कर देगी, यानी कि दूर कर देगी। इसके बाद चूंकि हस्बैंड को खुद पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो धीरे धीरे जो वाइफ के दृष्टिकोण होंगे वही हस्बैंड के दृष्टिकोण बन जाएंगे। कोई भी डिसीजन लेना होगा तो हस्बैंड वाइफ की तरफ देखेगा, क्योंकि उसे खुद पर कॉन्फिडेंस ही नहीं, और वाइफ भी उसे धीरे धीरे यह एहसास दिलाने की कोशिश करेगी कि वो दुनिया को समझ ही नहीं रहा और ना ही वो जिंदगी को समझ पा रहा। इसी वजह से वो लगातार फेल होता जा रहा। फिर क्या होगा, जो वाइफ होगी ना बदतमीजी भी करेगी तो हस्बैंड उसका विरोध नहीं कर पाएगा, और वाइफ बीच बीच में यह एहसास दिलाती रहेगी हस्बैंड को कि वो उससे बहुत प्यार करती है। धीरे धीरे क्या होगा, जो लाइफ के मेजर डिसीजन होंगे ना वो वाइफ लेने लगेगी, यानी कि किससे रिश्ता रखना है, किससे तोड़ना है, किससे तुम्हें लड़ाई करनी है, किससे लड़ाई नहीं करनी है, सब कुछ कौन डिसाइड करेगी, वाइफ। हस्बैंड को भी यही लगेगा कि उसकी वाइफ ही सही है और बाकी दुनिया उसकी दुश्मन है। और अगर हस्बैंड कुछ ज़्यादा ही मूर्ख हुआ ना, तो एक तरफ तो वो अपनी वाइफ के हिसाब से चलेगा, और दूसरी तरफ वो ये भी सोचेगा कि वो अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले रहा। अब पूरे समाज के स्तर पर गैसलाइटिंग कैसे होती है, इसको भी मैं 2 उदाहरण से समझा देता हूँ। पहला उदाहरण, गैसलाइटिंग वहाँ पर आसान होती है जहाँ पर स्टीरियोटाइपिंग कर दी जाती है। जैसे कि परंपरागत रूप से ये कहा जाता रहा है कि महिलाओं के पास बाहरी दुनिया की समझ नहीं होती, इस वजह से उन्हें बाहरी दुनिया के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उन्हें बस किचन का काम देखना चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा जाता रहा है कि निचली जातियों के पास उतनी समझ नहीं होती जितनी कि ऊंची जाति के लोगों के पास होती है, क्योंकि भगवान ने ऊंची जाति के लोगों को ज्यादा समझ और ज्यादा ज्ञान दिया है। तो अगर कोई महिला या फिर निचली जाति का इंसान इन सब बातों पर भरोसा करता होगा ना, तो उसे गैसलाइट करना बहुत ही आसान है, क्योंकि उसे खुद पर कॉन्फिडेंस ही नहीं। दूसरा उदाहरण, जैसे कि जो हमारा रिश्ता होता है अपने भगवान से, वो बेहद निजी प्रकृति का होता है। जो हम प्रार्थनाएं करते हैं, यानी कि जो हम प्रेयर्स करते हैं, वो चिल्लाकर नहीं बल्कि मौन में की जाती हैं। लेकिन हजारों साल की मेंटल कंडीशनिंग के द्वारा लोगों के दिमाग में ये बैठा दिया गया है कि आपके द्वारा की गई कोई भी प्रार्थना और पूजा तभी ईश्वर तक पहुंचेगी जब वो खास वर्ग के लोगों के द्वारा संपन्न कराई जाएगी। सच का एहसास लोगों को है, लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग हैं वो उसी तरीके से पूजा पाठ संपन्न करवाते हैं जैसे कि उस खास वर्ग के लोगों ने कहा है, क्योंकि लोगों को खुद पर कॉन्फिडेंस ही नहीं। लोग ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों ने जो बातें कही हैं वो सच हो जाएं, यानी कि हम अकेले में पूजा प्रार्थना कर लें और भगवान जी फिर हमसे नाराज हो जाएं और उनका कहर बरस पड़े। और हम लोगों ने जो समाज बनाया है, जो अर्थव्यवस्था बनाई है और जो जीवन की संरचना बना रखी है, वो कुछ इस तरीके से बना रखी है कि हमारे जीवन में कहर बरसते ही रहते हैं, यानी कि हमारे जीवन में परेशानियां आते ही रहती हैं। फिर जैसे ही हमारे जीवन में कोई समस्या आती है ना, फिर वही पूजा पाठ करवाने वाले लोग हमारे सामने आते हैं और हमसे ये कहते हैं, चूंकि आपने वो जो पूजा करवाई थी वो पूरे विधि विधान से नहीं करवाई थी, इस वजह से आपके जीवन में ये समस्याएं आई हैं।
और हम उन बातों को सच मान लेते हैं क्योंकि हमें खुद पर कॉन्फिडेंस ही नहीं। तो ये सब क्या है? हजारों साल की परंपराओं के द्वारा पूरे समाज को गैसलाइट किया जा रहा। सच्चाई का एहसास हम सबको होता है, लेकिन फिर भी हम जीवन बिल्कुल उसी तरीके से जीते हैं जैसे कि ये परंपराएं हमसे कहती हैं। अब ये समझ लेते हैं कि गैस लाइटिंग के कौन कौन से तरीके हैं, और जो भी तरीके हैं वो लंबे समय में अपना असर दिखाते हैं। जैसे आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया या फिर कोई प्रॉमिस तोड़ा, और बाद में जब आपने उस इंसान को याद दिलाए कि आपने वो गलत क्यों किया या फिर प्रॉमिस क्यों तोड़ा, तो सामने वाला इंसान क्या करेगा? सीधे सीधे डिनाई कर देगा, और वो क्या कहेगा कि उसने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया और ना ही कोई प्रॉमिस तोड़ा है। इसमें क्या होता है, मान लो आप कोई जरूरी बात किसी से बता रहे, लेकिन जिससे आप वो जरूरी बात बता रहे वो एक मैनिपुलेटर है। तो पता है क्या करेगा? जब भी आप वो बातें बता रहे होंगे तो वो आपकी तरफ इस तरीके से देखेगा जैसे कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि आप उससे क्या कह रहे हैं, और थोड़ी देर बाद वो आपकी बातों को ना सुनने की एक्टिंग करने लगेगा। और ऐसा अगर आपके साथ अक्सर होने लगे ना, तो उसके द्वारा किए गए गलत बिहेवियर के बारे में भी उससे कभी नहीं कहेंगे, सब कुछ बर्दाश्त करने लगेंगे, क्योंकि उसने लगातार आपकी बातों को इग्नोर करके आपका कॉन्फिडेंस ही तोड़ दिया है, और आप खुद के बारे में ये सोचने लगे हैं कि शायद आपकी बातें किसी खास महत्व की नहीं होती। इसमें क्या होगा, मान लो आपने किसी इंसान को किसी घटना के बारे में बताया कि उस दिन ये हुआ था और इन लोगों ने अपना दिमाग लगा के सब कुछ बिगाड़ दिया था। अब सामने वाला इंसान मैनिपुलेटर होगा ना, तो पता है वो क्या कहेगा? वो ये कहेगा कि तुम्हारी याददाश्त ठीक नहीं है, उस दिन ऐसा नहीं हुआ था बल्कि ऐसा हुआ था, यानी कि वह एक काउंटर स्टोरी बता देगा। क्योंकि आप उस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं, इस वजह से उसकी कहानी पर भरोसा करना ही उचित समझेंगे, क्योंकि आपको तनाव से भी तो बचना है, बहस तो करेंगे नहीं। इसको भी समझ लो कि मान लो किसी दिन आपकी गर्लफ्रेंड ने आपसे बदतमीजी की और अब आप उससे उस घटना के बारे में बात करना चाह रहे, लेकिन अगर आपकी गर्लफ्रेंड मैनिपुलेटिव होगी तो पता है क्या होगा? आप बात तो शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पाएंगे कि आपकी जो बहस हो रही किसी दूसरे ही टॉपिक पर हो रही, ओरिजिनल टॉपिक गायब हो चुका है। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा? सबसे पहले आपकी गर्लफ्रेंड ने जो ओरिजिनल डिस्कशन था उसे ब्लॉक किया होगा, और फिर बड़े साते तरीके से उस डिस्कशन को किसी और दिशा में डाइवर्ट कर दिया होगा। जैसे मान लो आपने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि तुमने उस दिन मेरे से बदतमीजी क्यों की, तो आपकी गर्लफ्रेंड ये बोलेगी कि मैंने तुमसे बदतमीजी की, ये सच है, लेकिन मैंने इसलिए की क्योंकि तुमने 10 दिन पहले मेरे साथ ये किया था। और फिर डिस्कशन इस बात पर स्टार्ट हो जाएगा कि आपने उसके साथ 10 दिन पहले वो बदतमीजी की थी या नहीं की थी, और फिर आप अपनी सफाई देने लगेंगे कि आपने वो बदतमीजी नहीं की थी। ये कुछ ऐसे ही काम करता है। इसी से जुड़ी हुई एक गांव की कहावत मुझे याद आ रही कि निकले थे हरि भजनन को, ऊँटे लगे कपास, यानी कि हम निकले थे ईश्वर का भजन करने, लेकिन हम क्या करने लगे? कपास के बिनौलों से कपास निकालने लगे। ये बहुत ही कॉमन है। इसमें जो मैनिपुलेटर होता है ना, वो आपको एहसास दिला देता है कि आप जो भी बोल रहे वो खास महत्व का नहीं है, और वो आपसे ये कहेगा कि उस दिन जो कुछ हुआ था उसको लेकर आप ज़्यादा ही ड्रामेटिक हो रहे, ज़्यादा ही इमोशनल हो रहे। इतना ड्रामेटिक और इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि वो आपकी बातों का महत्व कम करने की कोशिश करेगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे गैसलाइटिंग की जाती है। भले ही आपको ये सब तरीके खतरनाक ना लगें, लेकिन अगर आप किसी इंसान पर पूरे तरीके से डिपेंडेंट हैं और आपके साथ ये सब चीज़ें लंबे समय से हो रही, तो ये सब बहुत ही खतरनाक हो जाता है। आपकी अपनी लाइफ पर जो कंट्रोल होता है ना, वो लगभग खत्म सा हो जाता है। चलिए अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे कि आप गैसलाइट हो रहे या फिर नहीं। जब भी कोई इंसान आपको गैसलाइट करेगा ना, तो आपके जीवन में ढेर सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी,
उन प्रॉब्लम्स को ठीक से एनालाइज करके आप पहचान सकते हैं कि आप गैसलाइट हो रहे अथवा नहीं। किसी घटना के बारे में कुछ समय पहले तक आपको अच्छे से पता था कि ऐसा हुआ था, लेकिन अब अगर आपके मन में डाउट आ रहा और आप ये सोच रहे कि सच में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, तो शायद आप गैसलाइट किए जा रहे। आप बिल्कुल अलग थलग पड़ चुके हैं, आपके साइड की स्टोरी पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा, तो शायद आप गैसलाइट किए जा रहे। आपको अच्छे से पता है कि आपकी गलती नहीं है, इसके बावजूद भी आपको ये लगने लगा है कि आपको ही माफी मांगनी पड़ेगी, तो आप गैसलाइट किए जा रहे। जब भी कोई हमें गैसलाइट करता है ना, तो उसका असर ये होता है कि धीरे धीरे जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ एस्टीम होता है, वो खत्म होता चला जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा ना, तो देखिए कोई आपको गैसलाइट तो नहीं कर रहा। लाइफ के किसी बुरी सिचुएशन में आप फंस चुके हैं, आप परेशान हैं, सब बदलना चाहते हैं, इसके बावजूद भी आप बदल नहीं पा रहे। आप होपलेस हो चुके हैं, आपकी साइड की स्टोरी पर, आपकी बातों पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा, तो शायद आपको गैसलाइट किया जा चुका है। जब भी कोई आपको गैसलाइट करेगा ना, तो आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, एंजाइटी अपने पीक पर होगी, सेल्फ एस्टीम खत्म हो चुका होगा और आप अपनी लाइफ के डिसीजन तक नहीं ले पाओगे। और अगर चीजें अपने एक्सट्रीम तक पहुंच चुकी हैं, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप पागल हो रहे। अब हम ये समझ लेते हैं कि लोग ऐसा करते क्यों हैं। जो एब्यूसिव और टॉक्सिक रिलेशनशिप होती है, वहां पर गैसलाइटिंग बहुत ही कॉमन होती है। ये जो एब्यूसिव और टॉक्सिक रिलेशनशिप प्रोफेशनल लाइफ से भी जुड़ी हो सकती है और पर्सनल लाइफ से भी जुड़ी हो सकती है। इसमें जो मैनिपुलेटर होता है ना, वो अपने टारगेट को पूरे तरीके से कंट्रोल करने के लिए और खुद पर डिपेंडेंट बनाने के लिए ऐसा करता है। जैसे ही सामने वाला इंसान मैनिपुलेटर पर पूरे तरीके से डिपेंडेंट हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा, मैनिपुलेटर जैसा चाहेगा वैसे उसको मिसयूज करेगा। अगर आप गैसलाइट किए जा रहे हैं, तो आप कैसे डील कर सकते हैं, अब ये समझ लो। हमेशा हर एक डिसीजन के लिए, हर एक बात के लिए सामने वाले का मुंह ताकना बंद करो। खुद की इंस्टिंक्ट और गट लेवल फीलिंग पर भरोसा करना सीखो। जब भी मैनिपुलेटर कुछ गलत बिहेव करे ना, तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखो और आगे चलकर जब भी आप उसे याद दिलाओगे कि तुमने उस दिन ऐसा क्यों किया था, तो पता है क्या कहेगा कि उसने ऐसा नहीं किया था। तब आप उसे कायदे से याद दिलाओ कि किस दिन, कितने बजे, किन लोगों के सामने तुमने बदतमीजी की थी। किसी एक पर डिपेंडेंसी मत बनाओ और अपनों से खुद को आइसोलेट मत करो। आपके लाइफ में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जिनसे आप सारी बातें शेयर कर सकें, उनके सुझाव जान सकें, उनका पर्सपेक्टिव जान सकें। अगर पॉसिबल हो तो मैनिपुलेटर से दूर हो जाओ। इमोशनल कमजोरी के चलते उससे जुड़े रहने की कोशिश मत करो। जब आपको ऐसा लगने लगे कि ऊपर मैंने जितने भी सुझाव दिए हैं वो आपके काम नहीं आ रहे, आप खुद को बचा नहीं पा रहे, तो मैं हूं यहाँ पर और जल्दी मैं आपको अपना नंबर रिलीज कर दूंगा। तो ये वीडियो यहीं खत्म होता है। तो अब आप ये बताइए कि ये आपके पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अपनों से शेयर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक फॉलो ना किया हो तो फिर फॉलो कर लीजिए।